भारत की राजनीति में पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसने सत्ता सिर्फ जीती ही नहीं, उस पर कब्जा कर लिया, वो भी लंबे समय तक के लिए। सड़क से संसद तक, विरोध से विजय तक। भारत में राजनीति सिर्फ वोट का खेल नहीं है, बल्कि यह भावना, पहचान और भरोसे का युद्ध है। इस युद्ध में एक पार्टी ने मैदान ही नहीं जीता, बल्कि मानसिक नक्शा भी जीत लिया। ये कहानी है भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसी राजनीतिक ताकत जिसने करोड़ों भारतीयों के मन, भावना, पहचान और वोट पर अपनी गहरी पकड़ बना ली। कैसे एक छोटी विचारधारा वाली पार्टी ने खुद को भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में बदल दिया। यह कहानी सिर्फ राजनीतिक की नहीं है, बल्कि ये मनोविज्ञान, रणनीति और समाजशास्त्र की कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत सोलंकी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के बारे में जो भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आज हम उसी की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। यह यात्रा जो कि एक छोटे से विचार के जन्म से शुरू हुई थी और आज एक विशाल राजनीतिक ताकत बन चुकी है। बीजेपी की कहानी की शुरुआत 1947 के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 1925 में होती है। जैसे हर बड़े वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं और भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा वृक्ष बीजेपी अपनी जड़ें 3 विशाल ताकतों से लेता है, जिसमें पहला है आरएसएस, दूसरा जनसंघ और तीसरा जनता दल। ये सिर्फ संगठन ही नहीं थे, भारत के विचार, संघर्ष और राष्ट्रवाद की 3 बड़ी पीढ़ियां हैं। आज बीजेपी को समझना है तो उसकी जन्म कथा की इन गहरी जड़ों को भी जानना पड़ेगा। जब भारत गुलामी के अंधेरे के दौर से गुजर रहा था, और तभी 1925 में एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर केशवर बलिराम हेडगेवार। उन्होंने सिर्फ एक संगठन ही नहीं बनाया, बल्कि राष्ट्रवाद की ऐसी लौ जलाई जो सालों बाद आज तक जल रही है। आरएसएस उस समय राजनीति नहीं करता था, लेकिन आरएसएस का मकसद था समाज को संगठित करना, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को पूरे देश में फैलाना, भारत की सांस्कृतिक ताकत को फिर से खड़ा करना। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसमें भारत सिर्फ एक देश ही नहीं, बल्कि एक सभ्यता और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ेगा। 1947 की स्वतंत्रता के बाद जहां कांग्रेस पूरे देश में फैली थी, विपक्ष कमजोर था, तब एक असाधारण नेता ने रास्ता बदला। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो कि बीजेपी का आदिकाल है। उन्होंने आरएसएस के विचार को राजनीतिक रूप से देने वाला एक पहला संगठन बनाया, जनसंघ, जिसका लक्ष्य था राष्ट्रवाद की राजनीति, एक देश एक विधान। कश्मीर पर ठोस रणनीति और मजबूत विपक्ष की वहां से शुरुआत हुई। कम संसाधन, छोटा संगठन, लेकिन इरादा स्टील जैसा था। यहीं से भारतीय राजनीति में एक नई विचारधारा का बीज पड़ा। फिर आता है आपातकाल, जो कि सन 1975 का काल था। यहीं से खेल बदलना शुरू हो जाता है। यह भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था। इमरजेंसी 1975 से 1977 के बीच आवाजें बंद कर दी गई, अखबारों को ताले लगा दिए गए, नेताओं को जेलों में भर दिए गए। तभी एक नई विचारधारा एक साथ खड़ी हुई। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, समाजवादी और जनसंघ के ये नेता सब एकजुट हुए। 1977 में जनता दल प्रमुख रूप से उभरा और केंद्र में सरकार बनाता है, जिसका उद्देश्य था लोकतंत्र की रक्षा करना, तानाशाह का विरोध करना और जनता को उनके वापस अधिकार दिलाना। यही वो दौर था जिसमें जनसंघ के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिला। पहली बार वे केंद्रीय सत्ता का हिस्सा बने थे, लेकिन विचारधाराओं के टकराव ने इस गठबंधन को तोड़ दिया। जनता दल टूटने के बाद 6 अप्रैल 1980 को 2 बड़े नामों ने एक नए युग की शुरुआत की, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। इन दोनों ने जनसंघ की नींव रखी, जहां आरएसएस की विचारधारा और जनता दल के संघर्षों ने एक नई पार्टी को जन्म दिया, भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत में सीटें कम थी, लोग पहचानते भी नहीं थे, मीडिया ध्यान भी नहीं देता था, पर विचारधारा गहरी थी जो पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई थी। शुरुआत के सालों में बीजेपी गांधीवादी और समाजवाद की लाइन पर चल रही थी, पर जनता में अपनी पकड़ नहीं बना पाई। 1984 का चुनाव हुआ तो बीजेपी को केवल 2 सीट मिली। फिर आता है बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट, जब वो राम जन्मभूमि आंदोलन में कूद पड़ते हैं। उन्होंने गहरी भावनाओं पर राजनीति करना आसान समझा। बीजेपी ने यही समझा, राम जन्मभूमि आंदोलन सिर्फ मंदिर नहीं था, यह भारतीयों की आत्माओं से जुड़ा हुआ पहचान का मुद्दा था। यह ऐतिहासिक पीड़ा और धार्मिक गौरव का विस्फोट था। लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा शुरू होती है, जिसने धार्मिक पहचान, भावनात्मक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को एक साथ जोड़ दिया। इसी ने बीजेपी की राजनीति को सड़क से दिलों के अंदर तक पहुंचाया। लोगों ने मुद्दा बनाया कि हम कौन हैं। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि हम हिंदू हैं और हम छिपाकर क्यों रखें। यहीं से बीजेपी ने सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं खेली, बल्कि भावना, आस्था और पहचान को राजनीतिक शक्ति में बदल दिया।
1996 आते तक बीजेपी केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर चुकी थी। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। उसका पहला लोकसभा चुनाव 1984 में हुआ था, जिसमें केवल 2 सीट ही जीत पाई थी, पर बाद में धीरे धीरे उसकी सीट बढ़ती गई। 1989 में 85 सीट, 1991 में 120 सीट, 1996 में 161 सीट, जहां पर बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी, और 1998 में तो 182 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन बनाकर केंद्र में सरकार बना ली। अटल बिहारी वाजपेयी की शांत, कूटनीतिक और विद्वतापूर्ण छवि ने बीजेपी को उग्र छवि से राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता दिलाई। 1998 से 2004 तक के बीजेपी की पहली बार स्थिर सरकार केंद्र में रही, जिसके प्रमुख फैसले थे जिसमें कि पोखरण परमाणु परीक्षण हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज की हाईवे लाइन बिछानी हो गई, दूरसंचार का उदारीकरण हो गया। यह काल और यह दौर बीजेपी के लिए नैरेटिव सेट करने का था कि हम राष्ट्र निर्माण वाली पार्टी हैं। लेकिन उसके बाद 2004 में बीजेपी की हार हो जाती है। यहीं से बीजेपी में सबसे बड़ा बदलाव होता है। 2004 में बीजेपी आम चुनाव हार जाती है। यह हार सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका था। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति। यहाँ पर बीजेपी अपने संगठन का विस्तार करती है। आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, एबीवीपी, हिंदू वाहिनी संगठन, हजारों स्थानीय शाखाओं का गठन किया जाता है। देश के गांव-गांव में कैडर का नेटवर्क बढ़ाया जाता है। युवाओं तक आईटी सेल, सोशल मीडिया वर्क रूम के जरिए नैरेटिव कंट्रोल करना, मैसेजिंग करना। फिर बीजेपी के लिए एक ब्रांडिंग बहुत जरूरी हो गई थी। फिर वो लेकर आते हैं नरेंद्र मोदी को। 2014 में मोदी सिर्फ नेता ही नहीं, भावना बन जाते हैं पूरे देश के लिए। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का पहला नैरेटिव सेट कर दी है। मोदी जी ने 2013 से 2014 में बार बार कहा, देश की सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की नीतियां हैं। भ्रष्टाचार की जड़ में कांग्रेस है। देश को विकास चाहिए, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। यह लाइन उस समय बेहद वायरल हुई और उनके भाषणों की क्लिपिंग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई। 60 साल बनाम 60 महीने वाला अटैक उनके लिए सबसे फेमस लाइन थी। मोदी जी कहते थे, उन्होंने 60 साल में क्या किया है, मुझे केवल सिर्फ 60 महीने दे दीजिए, मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। इसी लाइन ने मोदी जी को विजनरी लीडर का इमेज दे दिया। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। मोदी जी भ्रष्टाचार पर तीखा हमला करते थे। यूपीए 2 के समय 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला, ये सभी घोटाले हो रहे थे। मंच से मोदी जी कहते थे, दिल्ली की सरकार घोटालों की सरकार है, जनता का पैसा उन्होंने लूटा है और मैं अगर सत्ता में आया तो मैं उन्हें लूटने नहीं दूंगा। यह भाषण जनता के गुस्से से मैच कर पाया। मोदी जी ने एक और बात कही, मैं चौकीदार हूँ, लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा। मोदी जी के भाषणों ने उन्हें फाइटर ब्रांड वाली इमेज दी। गुजरात मॉडल दिखाकर राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने इज्जत कमाई। उन्होंने कहा, दिल्ली वालों ने सिर्फ वादे किए हैं, हमने गुजरात में काम करके दिखाया है। बिजली, सड़क, पानी, उद्योग, गुजरात में सब कुछ बढ़ा है, पर देश में क्यों नहीं बढ़ रहा है? यही कारण था कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में रिप्रेजेंट करा। यंग इंडिया और विकास पर जोर देने का उनका बयान, देश को विकास चाहिए, वंशवाद नहीं। नई पीढ़ी अवसर चाहती है, बाधाएं नहीं। युवाओं के बीच मोदी जी लोकप्रिय हुए। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने युवाओं के मोबाइल स्क्रीन से उनके दिलों में जगह बनाई। मोदी जी ने कांग्रेस के वंशवाद पर भी हमला किया। उन्होंने कहा, मैं एक परिवार के लिए नहीं, 125 करोड़ भारतीयों के लिए राजनीति करता हूँ। विपक्ष पर सीधा नैरेटिव अटैक किया। पीएम बनने का सबसे बड़ा कारण था प्रशांत किशोर की टीम और बीजेपी का पीएम प्रोजेक्ट करने का डिसीजन। 2013 में पार्टी के भीतर ये 3 बड़े कारण थे जिन्होंने मोदी जी को पीएम प्रोजेक्ट किया। पहला था मास पॉपुलैरिटी। सबसे बड़ा भीड़ खींचने वाले नेता के रूप में मोदी जी सबसे आगे थे। कांग्रेस पर स्ट्रॉन्ग अटैक करने की उनकी क्षमता काबिल थी। विकास पुरुष की ब्रांडिंग जो गुजरात मॉडल पर आधारित थी। उन्होंने विकास, राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्व का मिश्रण ऐसा बनाया कि चाय वाले से प्रधानमंत्री तक उनकी कहानियां गली गली में फैलने लगी। मानव कहानियों में सबसे बड़ा प्रभावी कथानक होता है रैलियां। डिजिटल भाषण, 24/7 मीडिया छवि निर्माण करती रही। मोदी जी ने विरोधियों को कमजोर, भ्रष्ट, वंशवाद के रूप में पोजीशन करते रहे। यही कारण था कि बीजेपी सिर्फ पार्टी नहीं, एक विचार, नेटवर्क, ब्रांड और भावना बन गई। परिणाम ये हुआ कि 2014 में बीजेपी ने अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करा, 284 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। 2019 में बीजेपी को और भी बड़ा बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनी
और 2024 के चुनाव में भी बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, लेकिन बहुमत एनडीए गठबंधन के साथ मिला है। बीजेपी का उदय किसी एक नेता, किसी एक आंदोलन या सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं हुआ। यह एक सदी का लंबा संघर्ष था। विचारधारा, संगठन, त्याग, रणनीति और जनता की मनस्थिति को समझने में बीजेपी के लोग कामयाब रहे। आज बीजेपी भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक ताकत है, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। यह कहानी हमें बताती है राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, यह समाज की धड़कन है। साथियों, आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भारत की राजनीति के बारे में और समझने के लिए ये वीडियो को देखें और लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे और ऐसी वीडियो बनाते रहूं और आप तक ये वीडियो पहुंचते रहे। थैंक यू ऑल। जय हिंद।